कोरोना काल के बाद ये बड़ा ही अजीब सा दृश्य है। कोरोना संक्रमण के अधिकता के बाद एक नई गाइडलाइन सरकार जारी करती है, जिसमें शिक्षण संस्थाएं और कोचिंग को बंद करने का आदेश दिया जाता है। जहां एक और लगातार शादी समारोह हो रहे हैं, चुनाव की रैलियां हो रही हैं और चुनाव में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और ये सन्नाटा कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ अपने में ही कहता है। कोरोना संक्रमण का फिर से लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने फिर से गाइडलाइन लागू की है, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल बंद करने की का आदेश दिया गया है। पिछले साल भी कोरोना संक्रमण के कारण कई कोचिंग इंस्टीट्यूट बर्बाद होने का कगार पे आ गए थे। इस वक्त कोचिंग संचालक किस स्थिति में आ रहे हैं और क्या दिक्कतें सामने आएंगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कोचिंग संचालक हैं ये यशोदा नगर में, अब क्या दिक्कतें आएंगी और क्या दिक्कत का सामना फिर से होगा? सर एक्चुअली पहली बात तो एक्चुअली साल से लॉकडाउन लगा रहा है। इस तरह से पहली बात तो हम लोगों के पास किराए की समस्या सबसे अधिक होती है। जीवन यापन हम लोगों के लिए करना लगभग मुश्किल हो गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि हम लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना निश्चित तौर से बढ़ रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, परंतु जिस तरह से अन्य चीज़ें भी खुली जा रही हैं एक पाबंदियों के साथ, शर्तों के साथ, हम कोचिंग संस्थानों को भी ये आदेशित किया जाए कि कुछ शर्तें रखी जाए, कुछ पाबंदियां रखी जाए, उनके साथ हम लोगों को ये कोचिंग संस्थान खुलने का आदेश दिया जाए। क्योंकि अगर कोचिंग संस्थान लगातार पिछले साल बंद रहे और इस वर्ष फिर से आदेश आ गया, तो अब तो जीवन यापन करने का कोई अधिकार ही ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं हम लोगों के लिए। यहाँ पर पैसे के लिए आप लोग जानते हैं कि महंगाई भी है, सब कुछ है और किराया भी हर समय लगातार किराए का हम लोगों के पास दबाव बना रहता है। मकान मालिक भी कहते हैं किराया दीजिए, और उनकी बात भी सही की है कि अगर हम लोग उनकी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोगों को किराया देना चाहिए। परंतु जिस तरह से आज की स्थितियाँ हैं, लग रहा है कि हम लोग ये काम कर नहीं सकते। और अगर शायद 1 महीने या जिस तरह से सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल तक कोई संस्थान नहीं खुलेंगे, तो उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि हम लोग ये सब बंद करके रोड पे ही आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्थिति नहीं है हम लोग आगे कुछ भी कर सकें। क्योंकि ये बंद करके हम लोग सब्जी भी नहीं बेच पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि वो इस बात का भी ध्यान रखे कि जीवन भी जरूरी है। अगर कोरोना रखना है तो आजीविका को भी हमें ध्यान में रखना होगा, अन्यथा कोचिंग संचालकों के पास आत्महत्या करने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसमें फिर आप लोग क्या फोकस कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लास में क्या परेशानी हो रही है? देखिए सर, हम लोग क्योंकि एक छोटे बजट के आधार पर हम लोगों के पास आजकल उतनी संसाधन नहीं रह गए हैं। जैसे वाइट बोर्ड, जैसे आज आपको देखते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, बड़े प्लेटफॉर्म में, नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, उनके साथ कंपटीशन करना आजकल लगभग हम लोगों के असंभव जैसा हो गया है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में संसाधन है। जैसे बात अगर हम लोग लेकर करें तो सबसे पहले आपको बुनियादी जरूरत हो गई है, अगर हमें ऑनलाइन करना है तो एक सेटअप तैयार करना पड़ेगा, एक स्टूडियो तैयार करना पड़ेगा, और उस स्टूडियो का खर्चा ही कम से कम 2 से 2.5 लाख लगता है। और आज क्योंकि पहले 1 साल ये स्थितियाँ लगातार चलती रही हैं, और ऐसी स्थितियों में संभव नहीं है कि हर एक कोचिंग वाला, क्योंकि हम लोग नहीं है कि हमारे पास 500 बच्चे हैं या 600 बच्चे हैं, हम लोग 20 बच्चे, 10 बच्चे, 40 बच्चे, ऐसे बच्चे एक साथ पढ़ा सकते हैं। तो अगर सरकार छोटे टीचरों का ध्यान नहीं रखेगी तो निश्चित तौर से हम लोग ऑनलाइन में उतना अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि संसाधन सीमित है और आर्थिक प्रतियोगिता का युग है, और सीमित संसाधनों के साथ करना लगभग मुश्किल हो गया। तो अब क्या डिमांड रहेगा आपकी सरकार को, या क्या चाहते, क्या करा जाए सरकार? मेरा ये सरकार से निवेदन है कि सरकार हम लोगों को छोटे बैच बनाकर कोचिंग संचालित करने की अनुमति प्रदान करें। जैसे हम लोग एक साथ 10 बच्चे, और उसके साथ साथ जो कि मास्क को मैंडेटरी करके, सैनिटाइजेशन करके, और उनको उचित दूरी में बैठाकर पूरा का पूरा कोविड प्रोटोकॉल पालन करते हुए हम लोग अपनी कोचिंग को संचालित करना चाहते हैं। ये मेरा निवेदन है सरकार। क्या कहना होगा कि जो कोरोना के कारण जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद किए हैं, उस पर क्या जी, मैं इस समय प्रेजेंट में कंपटीशन की कोचिंग चला रहा हूँ, एयरफोर्स, एनडीए और सारे रैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो मैं सरकार के पास ये संदेश पहुँचाना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एयरफोर्स का है, एनडीए का है, ये एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट कराए जाते हैं तो ये पोस्टपोन कर दिए जा रहे हैं बार बार।
हालांकि कोविड बढ़ रहा है, लेकिन बच्चों को एक डेट तो फाइनल बताई जाए जिससे बच्चा अपना प्रिपरेशन कर सके कि उसको क्या डेट मिल रही है। ऐसे बच्चा निष्क्रिय हो जाता है और वो प्रिपरेशन नहीं करता। और साथ ही साथ हम लोग टीचर्स, हमारा पूरा ग्रुप इतना परेशान होता है क्योंकि उसको कोई भी किसी भी प्रकार से सरकार को ध्यान नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। कोचिंग संस्थान, स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपना जीवन यापन कहाँ से करेंगे। और ऊपर से क्या होता है कि जहाँ पर हम लोग रेंट पर जगह लिए हैं, जहाँ पर हम लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट भी इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है जो हम लोगों के लिए कर पाना बहुत दिक्कत होता है। एक तरह से असंभव सा होता है कि बंद में हम लोग कैसे दे पाएंगे। तो सरकार से हमारा ये निवेदन है कि वो क्या करे कि साथ ही साथ छोटे छोटे बैचेस बनाने की अनुमति दे, उसमें हम लोग पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करें, जिसमें सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके जैसे सारी चीजें की जाती हैं उसी तरह से संस्थान भी चलाने के लिए हम लोगों को सरकार अनुमति दे। हालांकि हम लोग ये ध्यान दे रहे हैं कि कोविड की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आगे के समय में भी बहुत ज्यादा चीजें बढ़ती जा रही है इस समय, तो वो हम लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन सरकार को ये चीजें देखनी चाहिए कि जैसे किसी प्रकार से कोई भी शिक्षक सबसे ज्यादा समाज को शिक्षित करता है, बच्चों को बनाता है, जीवन का निर्माण करता होता है। और इसमें देखते हुए हम लोगों के लिए समस्याएं ये हो जाती है कि बच्चों के भविष्य के साथ साथ जो उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनकी किसी की एज खत्म हो रही है, किसी कोई एग्जाम अपना एयरफोर्स का नहीं दे पा रहा, उसकी एज लास्ट चांस था तो वो उसको कंडक्ट नहीं कराया गया और वो 4 महीने लेट होने पाने की वजह से अपना एग्जाम नहीं दे पाया, वो एग्जाम पोस्टपोन हो गया। तो ऑलरेडी ये सारी समस्याएं बच्चों के साथ साथ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, दूर दूर से आते हैं, इतना ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट होता है, साथ ही साथ हम लोगों का भी इन्वेस्टमेंट होता है। हम लोग रेंट पर लेकर हम लोग चलाते हैं संस्थान, बच्चों को पढ़ाते हैं पूरी तरीके से, तो उसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। तो साथ ही साथ सरकार से मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ की जाए जो छात्र हित में और शिक्षक हित दोनों में हो, जिससे क्या हो, बच्चों का भविष्य भी ना बर्बाद हो, क्योंकि बच्चों का भविष्य पूरे राष्ट्र का निर्माण करता है। तो ये सरकार आसानी से देखे और हम लोगों के लिए इस चीज को करे। और बात कही जाए कि ऑनलाइन के बारे में, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज के समय में बच्चा जो है वो उतना ज्यादा ऑफलाइन से कम इंटरेस्ट लेता है ऑनलाइन में। और ऑनलाइन में क्या होता है कि हम लोगों के पास उतने ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है और संसाधन नहीं है कि हम लोग एक बड़े प्लेटफॉर्म पर किस तरह से कोचिंग चला सके। आप लोगों के पास 60-70 बच्चा है, उसको सरकार क्या करे कि छोटे छोटे बैचेस में बनाकर अनुमति चलाने को दे, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, गाइडलाइंस को फॉलो करके वहां पर सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो भी गाइडलाइंस सरकार जारी करेगी, लेकिन उसके बारे में हम लोगों को ये बताए कि शिक्षक किस तरह से अपना जीवन यापन करे। भाई एक शिक्षक क्या है, वो केवल पढ़ा सकता है, बाकी और किसी भी प्रकार के कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास शिक्षा ही एक बड़ा हथियार है और इसी से वो समाज को शिक्षित कर रहा है। तो इसके लिए मेरा सरकार से यही निवेदन होगा, योगी जी के पास भी मैं संदेश ये पहुंचाना चाहूंगा कि ये संदेश उनके पास पहुंचे और शिक्षक पूरा वर्ग जो हमारा इस समय सबसे ज्यादा परेशानी में है। अभी हम लोग ऑलरेडी एक लॉकडाउन जो पिछला वाला है वो पूरा सही तरह से उभर नहीं पाए। हम लोग धीरे धीरे अपने संस्थान को ग्रोथ करा रहे थे, धीरे धीरे बढ़ा रहे थे और फिर से ये बीच में समस्या आई। तो इससे बचाव के लिए सरकार से बस इतना कहना चाहूंगा कि वो उस तरह से कुछ गाइडलाइंस निकाले शिक्षक वर्ग के लिए, जिससे कि शिक्षक अपना जीवन यापन कर सके। बिहार में कुछ दिनों पहले घटना होगी, शायद आपको मालूम, सासाराम में शिक्षण व्यवस्थाएं बंद किया गया था, उसके बाद छात्र आप लोग ऐसे क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं कि प्रशासन से अपनी बात पहुंचाने के लिए, प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुंचे, कोई ज्ञापन देना हो या किस तरह से उस पर कुछ विचार किया जा रहा है? जी सर, हम लोगों का संगठन है उसमें हम लोगों ने विचार करके अभी कुछ दिन 4 दिन पहले के वाकया है, हम लोगों ने डीएम सर को अपना एक टीचर्स एसोसिएशन का जो संगठन है हम लोगों का, उसके माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन उनको सौंपा है और उस ज्ञापन पर बोल दिया गया है कि विचार किया जाएगा, लेकिन उस पर अभी तक अप्रॉक्स लगभग 4 to 5 डेज हो चुके हैं जिस दिए हुए, और उस पर अभी कोई भी रिस्पॉन्स सरकार का नहीं आया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो उस ज्ञापन में लिखा था कि संस्थाओं को, शिक्षक वर्ग को
गाइडलाइंस के तहत जो भी बातें मैंने बोली हैं वही सारी बातें उसमें भी लिखी थी, जिसमें हम सभी शिक्षक समुदाय था जिसने मिलकर डीएम साहब को ये ज्ञापन भेजा था और सौंपा था। उसमें बताया था कि संस्थान को इस प्रकार से बल देकर उस पर ध्यान दिया जाए और हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह से करा जाए। और अभी हाल ही का वाकया है कि जैसे हम लोग अगर करते हैं तो उसमें पुलिस प्रशासन या फिर अगर जैसे बच्चे कहते हैं, जैसे बच्चों ने नारा लगाया पढ़ने दो या मरने दो, तो उसमें क्या है, उसमें पुलिस प्रशासन उनको मार रही है और पुलिस प्रशासन का कहना ये है कि उसमें शिक्षक उनको भड़का रहे हैं और शिक्षक उनको पानी की बोतलें और खाने के लिए दे रहे हैं कि जो भड़काओ प्रशासन छात्र कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। शिक्षक हम लोग नहीं करेंगे। बच्चा खुद जानता है कि उसकी आगे का फ्यूचर ब्लॉक हो रहा लगातार, किसी की एज खत्म हो रही, जैसे मैंने अभी वो चीज बोली, उसका लास्ट ही चांस है और पेपर पोस्टपोन हो गया। एट लास्ट डेट भी फाइनल नहीं की जाती कि अब एग्जाम कब होना है, एयरफोर्स का कब होना है, एनडीए का कब होना है, कोई भी डेट नहीं क्लियर की जाती। तो बच्चा आखिर प्रिपरेशन किसकी करे? जो एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं तो बच्चा निष्क्रिय हो जाता पूरी तरह से। जो उसने संस्थान में पढ़ा होता है वो भी उसने नहीं प्रिपेयर कर पाता। कोरोना के बाद जो इंस्टीट्यूट बंद किए गए उस पर आपका क्या राय है और क्या कहते हैं? जैसा कि मेरे बाकी अन्य साथियों ने बताया कि सरकार को इसमें गाइडलाइन इशू करना चाहिए और किस हिसाब से बच्चों को बुला के पढ़ाया जाए। हाँ, गाइडलाइन ओपन करें, गाइडलाइन इशू करें, उसको फॉलो करते हुए बच्चों को बुलाएँ, बच्चों को पढ़ाएँ। क्योंकि ये बात पता है कि बच्चे सबसे सेंसिटिव होते हैं, तो सरकार के लिए बहुत ही आसान होता है इसको जब लोग कोचिंग होते लोग। हाँ, लेकिन जो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है जो इसी शिक्षा पे आधारित है, मतलब शिक्षा पे उनके जीवन यापन चलता है। अगर आप यही बंद कर देंगे तो उनके जीवन यापन के लिए आप सरकार उसके लिए कोई संज्ञान नहीं करती। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को गाइडलाइन इशू करना चाहिए जिससे हम इसको फॉलो करते हुए लोग बच्चों को। इस विषय पर हमारा ये कहना है कि सर्वप्रथम जब कोई भी किसी तरीके की पैंडेमिक की स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार को तुरंत सबसे पहले शिक्षण संस्थान ही दिखते हैं कि सबसे पहले इनको बंद किया जाए। क्यों? सरकार के दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि हमें शिक्षण संस्थानों से जो कमाई हो रही है वो ना बराबर रहती है। और बड़े बड़ी कोचिंग में जो ऑनलाइन संस्थान चल रहे हैं उनके माध्यम से सरकार क्या करती है, जो छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, हमारे जैसे टीचर, हमारे बहुत सारे टीचर भाई बंद हुए हैं जिनकी आर्थिक जीवन पर क्या होता है उसको प्रभाव पड़ता है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि जितने भी छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हैं, एक 10 बच्चे, 20 बच्चे, 40 बच्चे, इस तरीके के छोटे छोटे बैचेस में टीचरों को पढ़ाने की अनुमति दी जाए। क्यों? कहीं ना कहीं हम लोग सरकार से किसी तरीके के आर्थिक लाभ मांगने की तो गुजारिश नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग खुद इतना सक्षम रहते हैं कि किसी तरीके से अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकें। हमारी सरकार से इतना ही निवेदन है कि छोटे छोटे बैचेस बना के कोचिंग संस्थानों को फिर से बंद किया गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पर हम कहना ये चाहेंगे कि सरकार की जो भी कोविड के वार्निंग गाइडलाइन आती है उसमें सबसे पहले उनको एक शिक्षण संस्थान दिखते हैं कि तुरंत उनको बंद कर दिया जाता है। बाकी सब चीज़ें खुले रहती हैं, बाजार खुले हैं, मार्केट खुले हैं, मॉल खुले हैं और इसके शिक्षक भी इससे इतना प्रभावित हो जाता है कि उसको अपनी रोजी रोटी चलाना बहुत दूभर हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ कि हम सरकार को टैक्स भी देते हैं, रजिस्टर्ड कोचिंग चलाते हैं, पूरे साल का एक साथ एक मुश्त जमा करते हैं, उसके बाद भी सरकार हम पर इतना भी ध्यान नहीं देती है कि आज की स्थिति ये है कि हम लोग के शिक्षकों की स्थिति पटरी दुकानदार या दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर हो चुकी है, क्योंकि पूरी तरह से लॉकडाउन, कोचिंगें बंद, बाकी सब कुछ खुला हुआ है। शिक्षक जाए कहाँ जाए, कुछ कर नहीं सकता। इसके अलावा शादियों में भी 50 की अनुमति मिल जाती है, शमशान में 25 की मिल जाती है, हमको 5 की भी नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि शिक्षक आज जो कोचिंग चलाते हैं ऑनलाइन चला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल वाले भी ऑनलाइन चला रहे हैं। अब गार्जियन की समस्या है कि डाटा कितना कर रहा है मोबाइल में, वो स्कूल वाले ऑनलाइन चला के डाटा उनका ख़त्म कर देते हैं, कोचिंग वाला ऑनलाइन डाटा उनको कहाँ से मंगा के देगा, अपनी जेब से देगा। ऑनलाइन चलाया भी, उसके बाद भी क्या हुआ कि बच्चे फीस नहीं दे रहे, ये भी समस्या है। अब सरकार से यही हम चाहते हैं कि कम से कम जिस तरह से कोविड नियमों को
जानकारी देते हुए शादी समारोह में या शमशानों में 25-50 की अनुमति दी जाती है, इसी तरह से शिक्षकों को भी 25 या 50 बच्चों को एक एक बैच बना करके पढ़ाने की अनुमति दी जाए, जिससे कम से कम शिक्षक आज जिस बदहाली से गुजर रहा है उससे उबर पाए, अपनी जीविका कमा पाए। क्योंकि हम लोग बहुत छोटे शिक्षक और हम लोग इतने छोटे शिक्षक हैं कि मात्र 300 या 400 रुपये महीने में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। इतनी बड़ी छोटी सी रकम में आदमी अपना घर चला ले, बड़ी असंभव सी बात। फिर भी हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं और उस पर भी अगर ब्रेक लग जाता है तो शिक्षकों के पास जैसे किसान मरते हैं, कुछ समय बाद शिक्षकों के भी मरने की बहुतायत खबरें आपके न्यूज़ चैनलों पे आनी शुरू हो जाए। कोरोना के संक्रमण के फैलने के बाद जिस तरह से शिक्षण संस्थानों को बंद किया जा रहा है, रोजगार और बेरोजगारी का आलम बड़ा ही विषम होता जा रहा है। सरकार से यही गुजारिश है शिक्षण संस्थानों के मालिकों की और जो शिक्षक है कि जिस तरह से चुनाव आयोग अनुमति दे रहा है उस तरह से वो भी कुछ ढिलाई बरते और अपने लोगों को कोचिंग पढ़ाने की कुछ तो अनुमति दे। जब शादी और ब्याह में शादी बारात में 50 लोगों की अनुमति है, आपके टॉकीज खुले हुए हैं, मॉल खुले हुए हैं, तो खाली शिक्षण संस्थानों में ही इतना रोक क्यों लगाई गई है? इसको लेके सरकार को विचार करना चाहिए। जय हिंद।